नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम सीखेंगे कूलम के नियम का सदिश रूप। अर्थात हमें पता है कि जो बल है वो एक सदिश राशि है और कूलम का नियम हमें प्रतिकर्षण और आकर्षण बल की जानकारी प्राप्त करवाता है। ठीक है ना। तो हमें बल तो मिल गया है, लेकिन हमें पता है बल एक सदिश राशि और सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सदिश रूप में इसको व्यक्त करना है कि किसी भी बल को सदिश रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, किसी भी बल को क्या कूलम के नियम को कैसे अपन व्यक्त करेंगे सदिश रूप में, देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास दो आवेश थे। क्या थे? दो आवेश, Q1 और Q2। अब जरूरी नहीं है हमेशा ये एक साथ ऐसे ही रहेंगे, हो सकता है कई बार आवेश ऐसे मिल जाए आपको देखने में। अब इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। मैं जनरली आपको ऐसे बता रहा हूं। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पर एक बल लगाते हैं। हो सकता है वो प्रतिकर्षण हो, वो हो सकता है वो आकर्षण हो। मैं मान लेता हूं ये दोनों सजातीय प्रकार के आवेश हैं। सजातीय मतलब दोनों पे प्रकृति समान है। तो ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा और ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगेंगे इसमें। और इन दोनों के बीच की दूरी कुछ ना कुछ रहेगी, आर मान लेंगे। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे सदिश रूप व्यक्त करना है, क्या करना है? सदिश रूप किसका? कूलम के नियम का, अर्थात बल का सदिश रूप व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इनकी स्थिति को मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरे निर्देश तंत्र में कहां पर एग्जिस्ट करते हैं। मान लीजिए कोई मेरा निर्देश तंत्र का ओरिजिन ये है O, उसके अकॉर्डिंग, इसके सापेक्ष इस आवेश की जो स्थिति है वो R1 वेक्टर है और इस आवेश की जो स्थिति है वो R2 वेक्टर है। ठीक है, क्लियर? मुझे स्थिति का पता चल गया कि मूल बिंदु सदिश में ये करना पड़ता है आपको, मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बतानी पड़ती है। पहले की R1, दूसरे की R2 वेक्टर। ये स्थिति सदिश है R1 वेक्टर और R2 वेक्टर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक बल कार्यरत होगा और इन दोनों की जो दूरी है, इन दोनों के बीच की कुछ दूरी ले लेता हूं मैं R। कितनी ले लेता हूं? R। अभी इसको भी सदिश रूप में कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे वो बताऊंगा। अभी मैंने मान लिया इन दोनों के बीच की दूरी है R। अब Q1 इस पर बल लगाता है, Q2 इस पर बल लगाता है, एक दूसरे पर ये बल लगाते हैं। हमारे आवेश की जो पहली परिभाषा थी कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके द्वारा चुंबकीय तथा विद्युतीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, अतः या फिर वह उन प्रभावों को अनुभव भी करता है। तो हमारा क्या कर रहा है? ये प्रभाव उत्पन्न कर रहा है इस पर और इसके प्रभाव को ये महसूस कर रहा है, अनुभव कर रहा है। इसके प्रभाव, ये प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, इस पर। ठीक है ना। और ये भी प्रभाव उत्पन्न करेगा इस पर। इसने जो ये प्रभाव उत्पन्न किया था उसको ये अनुभव कर रहा है और इसने जो प्रभाव उत्पन्न किया था ये अनुभव कर रहा है। ठीक है ना। तो ये उत्पन्न भी करते हैं और अनुभव भी करते हैं, मोटा मोटी बात बोलूं तो। ठीक है ना। तो Q1 इस पर बल लगाएगा, तो किस पर बल लगा रहे हैं? 2 पर। तो इसको कैसे लिखते हैं कि भाई साहब बल लगा किसके द्वारा? 1 के द्वारा। किस पर? 2 पर। तो इसको लिखते हैं कि 2 पर बल लगा। किसने लगाया? 1 ने। अर्थात 1 के द्वारा 2 पे लगने वाला बल, इसको ऐसे लिखते हैं F21। अब इसमें इस पर कौन लगाएगा बल? 2 लगाएगा। तो बल किस पर लगा? 1 पर लगा। किसके द्वारा लगा? 2 के द्वारा लगा। ठीक है ना। इसको लिखेंगे F12। अब मैंने बोला था कि ये स्थिति, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये इसका नोटेशन चेंज होता रहेगा। आप जैसा बल लोगे, परिमाण तो सेम रहेगा, परिमाण नहीं बदलेगा, परिमाण नहीं बदलता, लेकिन नोटेशन इसका जो है वो चेंज होता जाएगा। कैसे? F12 के लिए ये R12 हो जाएगा। F12 के लिए F12 से 2 से 1 की तरफ, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2। और R2, इसको ऐसे लिख सकता हूं।
बस ये थोड़ा सा नोटेशन चेंज हो जाएगा और कुछ ना है, ठीक है ना। परिमाण वही का वही रहेगा कि r12 वेक्टर का परिमाण ले लो या फिर r21 वेक्टर का परिमाण ले लो या फिर r ले लो, सिंपल। परिमाण चेंज नहीं होगा, हाँ बस नोटेशन चेंज होगा हो जाएगा, जिस हिसाब से बल का कार्य होगा उसी हिसाब से ये नोटेशन चेंज होता जाएगा। तो अपन देखते हैं कूलम के नियम के अनुसार ये एक दूसरे पर इनका जो बल का परिमाण है वो क्या था, Q1 Q2 के गुणनखंड पर के समानुपाती था और साथ ही उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। तो हमारे पास परिमाण तो ये है। अब देखो सुनो, आपको इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करना है कूलम के नियम को। तो सदिश को व्यक्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, परिमाण चाहिए, और परिमाण के साथ साथ क्या चाहिए, दिशा। क्या चाहिए, दिशा। अर्थात यहां पर सदिश किसको, कूलम के नियम, कूलम का नियम देता है हमें बल, अर्थात दो आवेशों के बीच मध्य लगने वाला बल, ठीक है। उसके लिए चाहिए एक परिमाण और उसकी दिशा, बल की दिशा, कि बल किस दिशा में कार्यरत है और किस परिमाण के साथ कार्यरत है, हमें करना है। तो सबसे पहले बात करूं F12 की। F12 का मतलब क्या होगा, 1 पर 2 ने लगाया बल, अर्थात मैं नोटेशन लिख देता हूं पहले से, यहां पर F12 का मतलब होगा कि आवेश 1 पर आवेश 2 द्वारा लगाया गया बल, और F21 का मतलब क्या हो जाएगा, आवेश 2 पर आवेश 1 द्वारा लगाया गया बल। सेम टू सेम है, 2 पर 1 ने लगाया, 1 पर 2 ने लगाया, ठीक है ना। पीछे वाला लगाता है और आगे वाले पे लगता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं स्थिति सदिश। R1 वेक्टर क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति। R2 वेक्टर क्या है, मूल बिंदु के सापेक्ष Q2 की स्थिति। तो R1 और R2 को नहीं लिखूंगा मैं, सीधा क्या लिखूंगा, R12 वेक्टर। R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 अर्थात 2 के सापेक्ष पहले की स्थिति, या फिर आवेश 1 की स्थिति, आवेश 1 की आवेश 2 के सापेक्ष स्थिति, जिसे हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम R21 इसको लिख सकते हैं R2 माइनस R1 वेक्टर बराबर आवेश 2 की आवेश 1 के सापेक्ष स्थिति। ये नोटेशन आपको याद रखने, ये दोनों परिमाण में समान रहेंगे, दिशा में विपरीत रहेंगे। एक दिशा इस ओर की तरफ कार्यरत है, एक दिशा इस ओर की तरफ कार्यरत है, ठीक है। आपको F12 लिखना है तो सबसे पहले परिमाण लिखना पड़ेगा। परिमाण अपने पास कूलम के नियम, नॉर्मल कूलम के नियम से आ चुका था, क्या था, कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब R यहां पर ले रहे हैं F12 के अकॉर्डिंग, अर्थात 1 पर लगाया था 2 ने, तो बल का प्रभाव कहां से शुरुआत हुई थी, प्रभाव शुरुआत हुआ था 2 से 1 की ओर। तो 2 के सापेक्ष 1 की स्थिति, अर्थात 2 के सापेक्ष 1 की स्थिति, अर्थात ये हो जाएगा आवेश 1 की आवेश 2 के सापेक्ष स्थिति, R12 हो जाएगा। यहाँ पे दिशा क्या हो जाएगी, R12। अब ध्यान रखना यहाँ पर वेक्टर लगा हुआ है, मुझे वहां पे सिर्फ दिशा चाहिए। दिशा के लिए सिर्फ एकांक सदिश काम आता है। कौन सा सदिश काम आता है, एकांक सदिश। एकांक सदिश वो सदिश होता है जिसका परिमाण क्या हो, इकाई हो, अर्थात 1 हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एकांक सदिश बराबर होता है R वेक्टर बराबर R के बराबर R वेक्टर डिवाइडेड बाय R वेक्टर का परिमाण, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो R केप R12 केप जो है उसका मतलब क्या है, के Q1, यहाँ पे 12 जाएगा, ठीक है,
Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12। अगर इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं, R12 के को वेक्टर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करूंगा, नीचे एक परिमाण आ जाएगा R12 का परिमाण। तो इसको लिख सकता हूं के Q1 Q2 R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का परिमाण का क्यूब। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला अगर ऐसे दिख जाए तो घबराना नहीं, ऐसे दिख जाए तो घबराना नहीं कि सर एक में तो स्क्वायर आ रहा है, एक में क्यूब आ रहा है। क्यूब और स्क्वायर का अंतर तभी मिलेगा, स्क्वायर किस में मिलता है जब इकाई सदिश होगा, और क्यूब किस में मिलेगा जब वहां पर सदिश का सीधे सीधे वेक्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सदिश वाले का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे इकाई सदिश है और यहाँ पे परिमाण के साथ में पूरा सदिश है। ठीक है, अब बिल्कुल सेम टू सेम F21 के लिए लिखेंगे, तो F21 कितना हो जाएगा सर? बिल्कुल वही परिमाण इंटू दिशा। परिमाण कितना है? परिमाण तो वही रहेगा के Q1 Q2 अपॉन R21 का परिमाण का स्क्वायर और R21 के। ठीक है ना, अर्थात एक के सापेक्ष दूसरे की स्थिति, क्योंकि बल कहां से शुरू हुआ था? बल किसकी वजह से शुरू हुआ था? 1 से शुरू हुआ था, 1 ने इसकी ओर लगाया था बल, तो 1 से 2 की ओर। आपका फोर्स किधर के डायरेक्टेड था? 1 से 2 की ओर डायरेक्टेड था, तो आपने क्या लिखा? R21। क्या लिखा? 21। R21 का मतलब क्या होता है? आवेश 2 की आवेश 1 के सापेक्ष स्थिति, अर्थात इसके सापेक्ष स्थिति इसने लोकेट किया था कि भैया मेरे हिसाब से तुम इधर की साइड हो, तो आपने क्या लिखा? R21। जिसकी स्थिति निकालनी है और जिसके सापेक्ष निकालनी होती है उसको पीछे लिखा है, जिसकी स्थिति निकालनी होती है उसको आगे लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसको भी बिल्कुल उसमें ही लिख सकते हैं, क्यूब वाले फॉर्मूले में। F21 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर के परिमाण का क्यूब और R21 वेक्टर। सॉरी, यहाँ पे मॉडुलस नहीं आएगा, इस वाले में मॉडुलस नहीं लिखना था, ये कैसे दी सोची। ठीक है ना, ये हो गया। तो दोनों के फॉर्मूले हो गए, F12 और F21 का फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब एक चीज ध्यान रखना, ये वाली चीज और इसमें ये वाली चीज, ये वाली चीज और इसमें ये वाली चीज, दोनों के परिमाण समान आएंगे। मैंने पहले कह दिया था ये दूरी तो वही रहेगी, नोटेशन चाहे कुछ भी रहे। आप R12 बोलो, R12 का परिमाण बोलो या R21 का परिमाण बोलो, दोनों समान है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक नापो या इधर से इधर नापो, दोनों का परिमाण क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इसका परिमाण और इसका परिमाण समान है, ये वाला और ये वाला भी समान है। तो क्या बदल रहा है? सिर्फ बदल रही है, दिशा बदल रही है। तो मैं सदिश रूप में कह सकता हूं कि जो F12 का परिमाण, F12 जो सदिश है वो आपका माइनस ऑफ F21 है। क्या है? माइनस ऑफ F21 है। कैसे? जो F21 की दिशा है, F21 की जो दिशा है वो जस्ट F12 के विपरीत है, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो F12 की दिशा है, F12 की दिशा है इधर की साइड जा रही है, F21 के जस्ट विपरीत है। जहां पर विपरीत होता है वहां पर नेगेटिव का साइन आ जाता है। और इसको आगे सोल्व करूं फर्दर तो मैं लिख सकता हूं F12 प्लस F21 वेक्टर बराबर 0। क्योंकि ये परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत होने के कारण मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और इससे निष्कर्ष निकलता है कि ये दोनों परिमाण में समान है। और जिस 0 आ गया ना भाई, 0 आ गया तो परिमाण में समान है, और जिससे निष्कर्ष निकलता है कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम की पालना करते हैं। किसकी पालना करते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम की पालना करते हैं, अर्थात एक्शन रिएक्शन, हर क्रिया की इक्वल समान प्रतिक्रिया होती है, उस नियम की ये पालना करते हैं। अगली बात जो ध्यान रखने वाली होती है कि भाई साहब ये दोनों बल होते हैं एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जो किस डायरेक्शन कैसे लगते हैं? ये इस रेखा के अनुदिश, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही सरल रेखा में कार्यरत होते हैं। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये बल हमेशा वहां पर लगेगा जब आपके मतलब कैलकुलेशन हमारी तब होती है जब ये दोनों
आवेश क्या होते हैं, बिल्कुल रेस्ट पर होते हैं, रुके हुए होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, तभी हम ये कैलकुलेट करते हैं, या स्थिर अवस्था में माने जाते हैं तभी हम ये कैलकुलेशन करते हैं। और अभी मैंने बताया कि ये बाहर की ओर इधर जा रहा है, ये बाहर की ओर इधर जा रहा है, कि इनका नेचर हमेशा ऐसा ही रहेगा। देखो सुनो, यदि आपके सजातीय आवेश होंगे तो आपका बल हमेशा बाहर की ओर होगा, जिसे बाह्यमुखी बल बोलते हैं। और जब ये विजातीय आवेश होंगे तब इनका जो डायरेक्शन है बलों का अंदर की ओर होगा, उसे अंतर्मुखी बल बोल देंगे। ठीक है ना, आकर्षण में क्या होगा, अंदर की ओर लगेंगे। वो कैसे लगता है मैं आपको बता देता हूं एक बार। मान लीजिए ये आवेश, ये माइनस Q1, ये प्लस Q1, सॉरी Q1 क्या Q2, या फिर Q को हटा ही देते हैं। ठीक है, ये माइनस का, ये प्लस का। अब वही इसके बीच की दूरी R1 वेक्टर और इसकी स्थिति सदिश जो भी है वो R2 वेक्टर, मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति हमें बता दी। अब बल कैसे लगेगा भैया, अब सुनो, इन दोनों के बीच की दूरी वही R। अब सुनना, बल कैसे लगेगा, ये वाला इसको आकर्षित करेगा और ये वाला इसको आकर्षित करेगा। ये बोलेगा मेरे पास आओ, ये बोलेगा नहीं मेरे पास आओ, दोनों एक दूसरे को बुलाते रहेंगे। तो बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला इसको खींचेगा इधर की ओर कि आ जाओ। अब इसको Q1 Q2 तो लिखना पड़ेगा, ये Q1 ये Q2। तो यहां पर 1 बुला रहा है 2 को कि मेरे पास आओ, तो 1 ने तो लगाया फोर्स किस पर, 2 पर, तो इसको लिखेंगे F21। पहले बाहर की ओर जा रहा था, 1 ने लगाया था, तो अब इसको Q1 को बुला रहा है, कौन बुला रहा है, Q2 बुला रहा है। Q1 को बुलाया जा रहा है किसके द्वारा, Q2 के द्वारा। ये हो जाएगा, बाकी सारी चीजें वही की वही रहेगी, बस डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। पहले 2-1 इधर जा रहा था और 1-2 इधर जा रहा था, अब 1-2 इधर हो गया, 2-1 इधर हो गया। ठीक है ना, ये अंतर्मुखी हो गया, पहले बाह्यमुखी था। ठीक है ना, बाकी सब वही का वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन, ये सारी चीजें वही की वही रहेगी। ये आकर्षण में होगा और प्रतिकर्षण में मैंने पिछला वाला बता दिया है। ठीक है, और इसमें एक खास बात और होती है, जब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बहुल आवेशों के मध्य लगने वाला बल। यहाँ पर 2 आवेशों के मध्य लग रहा है, अगर ये आवेशों की संख्या बढ़ जाती है तब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए मैं अभी से बता देता हूं कि ये 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है अन्य आवेश के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होता है। अर्थात यहाँ पे कोई तीसरा आवेश आ जाता है तो इनके बीच में जो परिमाण था बल का वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, वही रहेगा कूलम के नियम के अनुसार। यानी कि ये आ गया तो वो बल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अपना अलग कार्य करेगा इनके साथ में, ये अपना अलग कार्य करेंगे एक दूसरे के साथ में। अर्थात ये जो दोनों बल हैं इस तीसरे की वजह से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे, ये अलग खेला खेलेंगे इधर से कि इनका तो अलग सेपरेट है, अपन अलग खेलते हैं। ठीक है ना, ऐसा रहेगा, इस चीज का ध्यान रखना। आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया हो तो भी बताएं और समझ में आया तो भी बताएं। और आपको इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, राधे राधे।